हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th बायो चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम है ओम प्रकाश। आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, BMS दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो आइए आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा देखिए कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम NCERT टू NCERT पढ़ेंगे, क्योंकि अभी नीट आपके पास में आ रहे हैं, तो नीट एग्जाम के लिए उसमें रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में उतना ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। एक दो एक बहुत बहुत मुश्किल है कि एक आध क्वेश्चन आ जाए, तो बड़ी बड़ी बात है। ऐसे सेकेंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो हम NCERT टू NCERT पढ़ाई करेंगे। NCERT में आपको PDF से पढ़ा पाऊंगा, NCERT का जो बुक है उससे। और मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते जाऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ये चीज़ें इस तरीक़ा से। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, तो आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या चीज़ हो रहा है। सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका क्लासिफिकेशन हम कर पा रहे हैं, करना होता है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता किस तरीका से, सबसे पहले इसका देखिए, यहाँ पे तो NCERT लिखता है कि इट वॉज डन इंटेंशनली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वी साइंटिफिक। सिर्फ साइंटिफिक तरीका से हम उसको क्लासिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं, बाकी बाकी हम और भी तरीका से वो क्लासिफाई कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर लिखा हुआ है कि फॉर क्लासिफिकेशन फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग क्लासिफिकेशन कर किस तरीका से रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे तो हेट्रोट्रॉप है कि ऑटोट्रॉप है, तो किसका हो गया, उसका फूड पे हो गया कि हाँ कौन सा खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा, तो फूड का हो गया। शेल्टर का मतलब रह कहाँ रहा है, शेल्टर का मतलब होता है जहाँ पे रहता कहाँ पे, उसके रहने की जगह कहाँ पे है। अब कोई एक्वेटिक एनिमल है, कोई लैंड पे रहने वाले हैं, कोई लैंड और वाटर दोनों में रहने वाले हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आता है क्लॉथिंग। क्लॉथिंग का मतलब सिंपल समझ लीजिए, क्लॉथिंग मतलब क्या। जिस तरीके से आप इसमें आगे जाके पढ़िएगा आर्की बैक्टीरिया के बारे में, तो आर्की बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं उसमें से, हेलोफिल्स, थर्मेसोइडोफिल्स। तो ये सारी चीजें होते हैं। तो क्लॉथिंग इन द सेंस कि उनका सेल वॉल किस तरीके से बना हुआ है, उनका जो अपर बॉडी है, अपर बॉडी का स्किल्स किस तरीके से है, अपर बॉडी किस तरीके से फॉर्मेशन है, तो क्लॉथिंग हो गया। ठीक है, तो ये समझ गए। और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हो गया। आप ह्यूमन बींग्स के बारे में जो आप आसपास भी लोगों को देखते होंगे, तो क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप जैसे बिहार के लोग हो गए, तो वही उन्हें बड़ा अच्छा खाने में लगता है, लिट्टी चोखा खा रहे होते हैं। शेल्टर क्या होगा, तो अच्छे पक्के मकान में है, कोई आदमी है जो झोपड़पट्टी में रह रहा है, कोई आदमी है जो 10 मंजिला, दस दस तल मतलब कि 10 मंजिला मकान में रह रहा है, इमारत पे रह रहा है। तो बहुत है। क्लॉथिंग की क्या पहनते हैं आप, बिहार में आप जाओगे तो बिहार में के गाँव में क्या लोग पहनेंगे, धोती कुर्ता होता है। तो बड़ा अच्छा वहाँ पे फैशन, धोती कुर्ता पहनते हैं लोग। अब वही अगर आप शहर में आते हो, तो लोगों ने अभी शर्ट जींस पहनने लगा है, कोट पहन रहे हैं। अब डॉक्टर हैं तो डॉक्टर एप्रॉन पहन रहे हैं। उसी तरीका से तो एक क्लासिफिकेशन है, हम चीज़ों को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। तो यही पढ़ना होता है आपको ऑलमोस्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम सबसे आगे देखते हैं कि क्या स्टार्ट होना है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले जिन्होंने किया उसका नाम था एरिस्टोटल। वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लासिफाई प्लांट एंड ट्री। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसका नाम है सिंपल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है गुण, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है कि उसका हम देख पाए, मतलब सामने से देख पाए, तो जो हम सामने चीज़ों को देखें उस तरीके से। तो उसमें जो क्लासिफाई किया गया है प्लांट इनटू ट्रीज, सब्स एंड हर्ब्स। अब एग्जांपल के तौर पे आप प्लांट देखो, तो प्लांट में गुरु, आप प्लांट में देखो तो यहाँ पे ट्रीज बोलते हैं। ट्रीज उसको बोलते हैं जो सब, जो जिसका हाइट बहुत बड़ा हो। सब हो गया जो झाड़ियाँ हो गई। तो ये चीज़ है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब कि जो उसका आउटर पार्ट है, जो हम उसको एक बार में सामने से देखें, तो उसका जो आउटर बॉडी देख के हम क्लासिफाई करें, तो इस तरीका से। तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था, अर्लीस्ट मतलब जो सबसे पहले अटेम्प्ट किया, बहुत पहले अटेम्प्ट किया, वो अरिस्टोटल थे। तो उन्होंने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया। और तो उन्होंने दो तरीका का किया, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया, तो प्लांट और एनिमल दोनों को किया। तो प्लांट के बारे में तो मैं आपको बता दिया कि प्लांट मॉर्फोलॉजिकल में क्या क्या उन्होंने किया, ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स। ट्रीज का एग्जांपल आप देखो, मैंगो ट्रीज, टिकवुड, बहुत सारे एग्जांपल है। सर्ब हो गए आपको, जो झाड़ियाँ दिखते हैं आपको, गुलाब के फूल हो गए हैं, बहुत सारे फूल होते हैं, गेंदा बहुत सारे फूल हैं उसमें हो गए।
और उसके बाद देखिए कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू टू ग्रुप, दोज बीच हैव रेड ब्लड सेल एंड दोज डिड नॉट। जिनके पास रेड ब्लड सेल है उनका, और जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं है वो क्लासिफिकेशन हुए। तो अब ये एनिमल के क्लासिफिकेशन हुए कि जिनके पास रेड ब्लड सेल है कि नहीं। तो इस पे तो रेड ब्लड सेल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल जो एनिमल होते हैं मतलब उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेड ब्लड सेल वाले और जिनके पास रेड ब्लड सेल है, जिनके पास रेड ब्लड सेल नहीं है। अब तो उस पे हम लोग क्लासिफाई कर देंगे किसको, एनिमल को, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये तो फर्स्ट हुए सबसे पहले जो जिन्होंने फर्स्ट किंगडम समझ लो कि आपको इन्होंने किया, मतलब सबसे फर्स्ट टाइम किया। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं लिनस। लिनस है जो जिन्होंने दिया टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने बताया प्लांट और एनिमल किंगडम was developed that included plant and animal respectively. The system did not distinguish between the eukaryotic। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे जो दिया हुआ रहता है दिस सिस्टम डिड नॉट, मतलब ये ड्रॉबैक है। तो लिनस का जो ड्रॉबैक है वो क्या चीज है कि लिनस ने जो क्लासिफिकेशन किया उन्होंने क्या किया, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में चीजों को क्लासिफाई नहीं किया। यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में क्लासिफाई नहीं किया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्लासिफाई नहीं किया। अब एग्जांपल के तौर पे कि आप देख लो कि यूकैरियोट का मतलब क्या चीज होता है। यू का मतलब सिंपल होता है जिनके पास सच्चा ट्रू न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिनके पास न्यूक्लियस है वो, और जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। तो अब ह्यूमन बींग के पास न्यूक्लियस है, और प्रोकैरियोट्स हो गए जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। तो इन्होंने, आप एक प्लांट के एग्जांपल ले लो आप, तो प्लांट में मल्टीसेलुलर भी ऑर्गेनिज्म है। अब एनिमल के एग्जांपल हो तो कुछ अमीबा हो गए वो यूनिसेलुलर है, हम और आप हो गए वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और इन्होंने इसमें दिया हुआ है कि और इन्होंने क्या नहीं किया, फोटोसिंथेटिक, ग्रीन एल्गी, नॉन फोटोसिंथेटिक। अब एग्जांपल के तौर पे जो एल्गी हैं, बहुत सारे फोटोसिंथेटिक एल्गी हैं। फोटोसिंथेटिक जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण करते हैं, मतलब जिन्होंने लाइट से खाना बना रहा होता है, ठीक है। तो जो ग्रीन एल्गी है वो लाइट से खाना बनाते हैं। अब नॉन फोटोसिंथेटिक एग्जांपल हो गया फंगी। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं किया, कि इन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं किया जो लीनस है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर सिंपल हुआ प्लांट और एनिमल के बीच में। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली and did not fall into either category. Hence, two kingdom classification used for a long time was found inadequate. चलते क्या फिर उसके बाद आए यहाँ पे लिखा है कि besides gross morphological a need also felt that including other character like cell structure। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो यार, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल बाद में जो आपके पास थर्ड किंगडम आप पढ़ोगे, फाइव किंगडम जब पढ़ोगे आर एस बिटेकर का 1969 में जिन्होंने दिया, उसमें जब आप देखोगे तो उन्होंने देखोगे कि उन्होंने चीजों को बांट रखा है सेल स्ट्रक्चर पे। उनका नेचर ऑफ वाल कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हैबिटाट क्या है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। तो ये बाद में आकर के ये हुए, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट आ जाओ, तो यहाँ पे देखो कि इन्होंने फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन दिया बॉस, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि आर एस बिटेकर 1969 प्रपोज फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में इन्होंने किसका किसका दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। अब आपको देखो क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, क्वेश्चन जो आएगा वो आपको ये नहीं आएगा कि सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। क्वेश्चन आपके पास फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से किस तरीके से आएगा, आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप प्रोटिस्टा बताओ, तो प्रोटिस्टा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर है। अच्छा, प्रोटिस्टा मल्टी इसमें रहेगा कि मल्टी सेलुलर, सेलुलर, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बहुत कम ही आता है बस, ठीक है। बट आपको यह याद होना चाहिए कि फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया कौन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पिछली बार नीट के में पिछले नीट देखो तो आप उसमें देखो कि मैच द फॉलोइंग आने लगे हैं, तो हो सकता है उसमें आ जाए कि फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो आर एस बिटेकर ने दिया, ठीक है। तो आप याद रखने के लिए, एज अ नॉलेज बढ़ाने का, आप याद रखो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जो इन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का वो ये है कि इन्होंने सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस पे किया। मैं पीछे भी देखो, पीछे मैं बात किया था इस पे कि जो क्लासिफिकेशन हो रही है, क्लासिफिकेशन जो अब इस तरह अब जो नया क्लासिफिकेशन आएगा, फाइव फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, वो नेचर ऑफ वॉल पे आया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आया, हैबिटाट पे आया, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पे आया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आया। तो ठीक है, ये आया। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या क्या है, सेल टाइप है, सेल वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है।
तो आप देखो सबसे पहले हम मोनेरा के बारे में देखते हैं। तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक है। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक मतलब कि जिनके पास न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। अच्छा, इनका सेल वॉल देखो तो नॉन सेल लॉजिक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर आपके पास हो सकता है ऐसा कभी कि आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाए कि देखो यहाँ पे है पॉलीसेकेराइड अमाइनो एसिड, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मोनेरा का जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है बॉस, बट आप लेकिन अगर कभी आ गया नीट में, कोई ठिकाना नहीं यार नीट वाले को, कुछ भी कर रहे हैं अभी। अभी क्वेश्चन कहीं से भी आ जा रहा है। तो आप देखो ये पॉलीसेकेराइड एंड आपका जो हो गया अमाइनो एसिड। आप फंगी का याद रखना है कि इन्हें किस तरीके से इसमें क्या प्रेजेंट होता है। सेल वाल इसका जो होता है काइटन से बना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि मोनेरा का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस तरीके नहीं होगा ना बॉस, क्योंकि इसके पास तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगा नहीं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहिए, सेलुलर है। मोनेरा जो सबसे पहले है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके पास क्या आएंगे, ऑटोट्रॉपिक है। या ऑटोट्रॉपिक में एग्जांपल इनके केमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉपिक, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक मतलब कि केमिकल से अपने भोजन बना रहे होते हैं, जिनके पास भोजन होते हैं वो केमिकल से ले रहे होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक कुछ हो गए हैं जो एल्गी वेल्गी हो गए और ग्रीन एल्गी हो गए, वो अपने प्रकाश संश्लेषण मतलब कि सनलाइट से भोजन बना रहे होते हैं। और एक और होते हैं जिनका नाम होता है हेट्रोट्रॉपिक, ये होता है सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक इन नेचर। पैरासिटिक नेचर मतलब सिंपल है, जो दूसरे के ऊपर निर्भर हो। जो पैरासाइट हो, हम लोग बोलते हैं देखो दोस्ती में भाई बड़ा अलग अलग तरीके के होते हैं। एक पैरासाइट दोस्त होते हैं, ठीक है। वो ऐसे होते हैं कि यार वो आपके साथ चिपके होंगे, आपका कोई फायदा नहीं होगा उनसे, सिर्फ आपका घाटा होगा, सिर्फ आपके खून चूस रहे होंगे लाइक लीच। तो हमारे यहाँ पे अभी हम बीएमएस कर रहे हैं, तो बीएमएस में लीच थेरेपी भी होता है पंचकर्मा में। तो वही खून चूसने वाले, तो दैट समझ लो कि पैरासाइट है। तो पैरासाइट मतलब सिंपल ही है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या है बॉस कि यूकैरियोटिक होगा, मतलब इनके पास यहाँ से देखो मोनेरा है होगा जिसके पास ही सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक मोनेरा जो प्रोकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है। प्रेजेंट होते हैं कुछ कुछ में, प्रेजेंट नहीं होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे क्योंकि यूकैरियोटिक है। ये चीजें देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वो डायरेक्टली समझो सेल टाइप से रिलेट कर देना। जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक उनके अंदर एब्सेंट, जिनके अंदर यूकैरियोटिक उनके अंदर प्रेजेंट। ये तो बहुत नॉर्मल वाली बात हो गई। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बॉस प्रोटिस्टा सेलर तक ही होता है, मल्टी सेलर नहीं होता। ये भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं। फंगी का देख लो, फंगी भी यूकैरियोटिक है। अच्छा, फंगी का क्या है कि फंगी का जो सेल वाल है वो काइटिन से मिलकर बना हुआ है, काइटिन सेल वाल काइटिन से मिलकर बनता है। और आपका इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो तो फंगी आया है तो इनके ये लेके आते हैं मल्टी सेलर और लूज टिश्यू। अगर मल्टी सेलर आया तो आप यहाँ पे समझ लो कि टिश्यू तो आएगा ना बॉस, क्योंकि मल्टी सेलर है तो टिश्यू का तो डिफिनेशन ही होता है ना भाई, कि सिमिलर सिमिलर टाइप ऑफ सेल अगर मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं। अब उसके बाद देखो कि आप यहाँ पे क्या चाहिए। अच्छा, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या चाहिए। देखो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सैप्रोफाइटिक इन नेचर है, पैरासिटिक है, पैरासिटिक दोस्त। आप देखो यहाँ पे प्लांटे है तो प्लांटे यूकैरियोटिक होगा। अब प्लांटे के अंदर जो इसका जो सेल वाल है वो सेलुलोज से बना होगा। ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान देनी होंगी। अब ये इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लो, यही है। और ये प्लांट जो है वाटर ट्रॉपिक इन नेचर है भाई, खुद से खाना बनाता है, ठीक है। हमारे एक आप तरुण सर, तरुण सर को शायद आप लोग बहुत अच्छे जानते होंगे। तो तरुण सर क्वेश्चन पूछा करते थे कि बताओ आपकी खाना कौन बनाता है। तो लोग बोलते थे कि हमारी मम्मी। तो फिर मम्मी ऑटोट्रॉपिक थोड़ी हो गई। खाना तो एक्चुअली में हम पकाते हैं ना दोस्त, तो मम्मी खाना पकाती है और प्लांट जो होते हैं ना वो खाना बनाते हैं, तो प्लांट ऑटोट्रॉपिक हो गए, ठीक है। मैं ऐसे मजाक में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो एनिमिलिया, एनिमिलिया में आपको देखो कि यूकैरियोटिक होगा। अच्छा, एनिमिलिया के अंदर सेल वॉल नहीं होगा दोस्त, ये तो बच्चन से पढ़े आ रहे हो यार, 9 क्लास से, ये सब तो छोटी छोटी चीजें। और ये हेट्रोट्रॉपिक होगा, हॉलोजोइक होगा यार। हॉलोजोइक के एग्जांपल सबसे अच्छा आप याद रखना, किसका याद रखोगे, जिराफ का आप एग्जांपल याद, सॉरी हाँ जिराफ का एग्जांपल याद रख सकते हो। हॉलोजोइक पूछेगा नहीं बट ऐसे याद रखो, सैप्रोफाइटिक इन नेचर है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय हिम इंक्लूडेड सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपको पहले बता दिया। थ्री डोमेन सिस्टम हैज ऑल बीन प्रपोज्ड द किंगडम ऑफ मोनेरा एंड टू डोमिन से, बड़ा कुछ ज्यादा खास है नहीं बॉस यहाँ पे। आप यहाँ पे बस एक बात यहाँ पे याद रखो, देखो इसके अंदर यहाँ पे आ जाओ कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू 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 ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। विथ अदर ग्रुप विच आर यूकैरियोटिक, इट आल्सो ग्रुप अंडर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। एग्जाम्पल है क्लाइडोमोनास, स्पाइरोगेरा प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। तो अगर आपसे एल्गी का एग्जाम्पल पूछा था तो एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल आपसे मैच द फॉलोइंग में नीट वाले पूछने लगे हैं तो ये होगा। तो एल्गी का एग्जांपल आप देख लो यार, क्लाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा। यहाँ पे एज अ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बिटवीन
हेटरोट्रॉपिक ग्रुप फंगी एंड ऑटोट्रॉपिक प्लांट। तो या फिफ्थ किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में ये होता है ना कि इसका जो ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, यहाँ से याद रखना कि जो फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर पाए यार फंगी के अंदर, फंगी हेटरोट्रॉपिक ग्रुप फंगी एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रुप इसके अंदर। तो ये नो बस ये एक है। They also show the difference between in their cell wall. The fungi had a chitin in their cell and the green plant has a cellulosic wall, cellulosic cell wall. तो यहाँ ये है। और देखो यहाँ पे आप फिर क्या याद रख सकते हो इसके अंदर, यहाँ पे फिर आपको मुझे लगता है कि बाकी कुछ है नहीं इसमें तो उतना ज़्यादा। अब हम लोग देखते हैं मोनेरा के बारे में देखते हैं। आप एक बार इसको पढ़ लेना एनसीईआरटी में, यहाँ से यहाँ एक बार पढ़ लेना, तो थोड़ा आपको हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए। देखो अभी ऐसा कुछ क्या है देखना, इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्राउट टुगेदर क्लाइडोमोनास क्लोरेला algae within the plant and both having cellular barge and paramecium and amoeba। तो ये है, ये सब एक बार देख लेना, ठीक है, इसमें खास कुछ ज्यादा आएंगे नहीं। हम लोग पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। तो किंगडम मोनेरा एक भाई ऐसा मोनेरा जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ये बात याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैं द फॉलोइंग में या फिर बगल में मतलब मिला है, उसमें आपका क्वेश्चन आएगा कि बताओ कौन सा किंगडम है किंगडम मोनेरा, और बगल में कुछ और रहेगा, एक जगह पे रहेगा लिखा हुआ द सोल मेंबर बैक्टीरिया, द सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो आप वहां पे टिक करना मोनेरा। देखना ये बोलते हैं कि दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यार ये हर जगह बहुत सबसे ज्यादा, अगर जगह सबसे ज्यादा अगर पाने जाने वाला इस पृथ्वी पे कोई ऑर्गेनिज्म है या फिर तो कोई मतलब किंगडम है तो मोनेरा है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया अक्कर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सिंपल यार, अगर आप एक इस तरीके से बालू उठाते हो सॉइल, इस तरीके से अगर आप मिट्टी उठाते हो तो इसमें आपको एक हाथ में अगर इसको हम लोग बोलते हैं अंचल, अगर आप एक अंचल मिट्टी उठाते हो तो बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें होंगे, जो कि मोनेरा से होगा। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि ये हर जगह होते हैं ना, बहुत जगह होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत जगह पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिट sorry, they also live in extreme habitats such as hot spring, desert, snow, deep ocean। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक चीज था। अब देखो मैं आपको पहले बताया कि हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे फूड, शेल्टर, क्लॉथ। तो जो क्लॉथ था बॉस, मैं आपको क्या बोला कि क्लॉथ मतलब सिंपल की जो सेल वाल उनका होगा। तो देखो यहाँ पे मोनेरा का जो सेल वाल हो क्या चाहिए, एक्सट्रीम हैबिटेट। ये वहाँ बहुत जगह मतलब कि जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन भी हो, हैबिटेट मतलब जहाँ पे पेड़ रह रहे हैं, जहाँ इनका अनुकूल वातावरण मिल रहा है, वैसे वैसे जगह पे कहाँ कहाँ पे रह रहे हैं। हॉट स्प्रिंग्स मतलब बहुत गर्म जगह पे, डेजर्ट्स, स्नो जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, डीप ओशियन जहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा एग्जर्ट हो रहा है, फिर भी वहां पे सरवाइव कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनका जो सेल वाल है ना वो बहुत मतलब स्ट्रांग है। आगे आगे आप पढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज। बैक्टीरिया को हम लोग 4 कैटेगरी में बांटते हैं शेप के बेसिस पे, ठीक है। तो एक आपका देखो यहाँ पे आया है क्या चीज है, स्फेरिकल कोकस। तो यह आपका स्फेरिकल कोकस हो गया, कोकाई। फिर आता है बैसिलाई, जो आपका देखते हो इसके अंदर स्पोर होता है, जो रॉड शेप होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है द बैसिलाई रॉड शेप, स्फेरिकल कोकस। अब इसके किस तरीका से याद रखो, देखो ग्रुप कोकस जो होगा वो स्फेरिकल शेप में होगा। कोकस मतलब सिंपल स्फेरिकल शेप में होगा कोकस, तो आप सर्कल से दिमाग में रख सकते हो कि कोकस कैसा होगा, स्फेरिकल शेप में होगा। अब आपका हो गया बैसिलस। बैसिलस किस तरीके से होगा, रॉड शेप में होगा। कॉमा शेप में कौन होगा, विब्रोय होगा। कॉमा शेप में देख के नहीं लग रहा आपको कॉमा लग रहा है? हाँ। तो अब यहाँ पे ये हो गया। फिर स्पाइरल स्पाइरला के इस तरीके से स्पिरला आप आपका होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये डिफरेंस शेप पे है। तो डिफरेंस शेप पे हम लोग 4 कैटेगरी में बांटे। कौन कौन से कैटेगरी में बांटे बॉस? कोकाई जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्फेरिकल इन कोकस, बैसिलस जिसको पिलर फॉर्म में बैकिलाई, कॉमन शेप्ड विवरम, और स्पिरिलियम, ठीक है, स्पिरिलम या स्पिरल। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हाउ द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। और ये जो मोनेरा का जो अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि कौन सा इस तरीका से किंगडम है जिसका स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है, तो हमें मोनेरा होगा कि ठीक है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड बिहेवियर। इस पूरा क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है। देखो आपको क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है कि मानो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि स्ट्रक्चर वेरी सिंपल एंड दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, तो कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, इस तरीके से फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया दिया जाए तो आप क्या टिक करके आओगे? मोनेरा टिक करके आओगे, समझे? थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाओ यार, चलो कोई नहीं, नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे है कि बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। और आप इसमें देखते हो तो अच्छा क्यों मोस्ट, एक अब इसमें आ रहा है कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी।
क्यों? क्योंकि ब्रॉस इसका जो सेल वाल है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो अगर किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर पाएंगे तो इनका जो मेटाबॉलिक होगा, जो अंदर से पूरा जो मेटाबॉलिक सिस्टम होगा वो बहुत डाइवर्स होगा, बहुत मतलब कि डाइवर्स होगा। दैट्स वाई ये सर्वाइव कर पा रहे हैं, है कि नहीं? सम ऑफ द बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉपिक। अब देखो क्या कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो आपको ही पता है। फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। अब यहाँ सब समझ सकते हो कि क्या होगा, कि होम्योसिंथेटिक हो सकता है, फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है कि नहीं? दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। मैं तो पहले बोला। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप। अब इसमें जो वास्ट मेजोरिटी में जो बैक्टीरिया हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हेट्रोट्रॉप। बहुत ही कुछ ही होते हैं जो ऑटोट्रॉप होते हैं। ऑटोट्रॉप में भी दो चीज होते हैं, वो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कीमियो ऑटोट्रॉप और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं। ठीक है। दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब सैप्रोफिटिक इन नेचर होंगे, पैरासिटिक इन नेचर होंगे। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मोनेरा के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज पढ़े भाई, मोनेरा पढ़े। मोनेरा के जो अंदर पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आर्की बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ मोस्ट हार्श। यहाँ पे आ रहा है हार्श हैबिटाट। अभी आप पढ़े कि मोनेरा एक्सट्रीम कंडीशन में भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल आप याद रखना कि आर्के बैक्टीरिया के एग्जांपल क्या क्या। हैलोफिल्स। हैलोफिल्स। हैलोफिल्स का मतलब सिंपल होता है जो एक्सट्रीम साल्टी एरिया में हो, मतलब खारा पानी वाला है, खारा जगह पे हो, समुद्र के किनारे हो। हॉट स्प्रिंग मतलब थर्मो एसिडोफाइल्स, जो हो सकता है बहुत सारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर पाए जाओ, जहाँ पे लावा हो बहुत ज्यादा, थर्मो मतलब कि बहुत ज्यादा हॉट स्प्रिंग हो, बहुत गर्म हो, पानी बहुत ज्यादा गर्म हो, या कुछ भी चीजें जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो वहां पे पाए जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक और कि मार्स एरिया मिथेनोजेंस। अब मिथेनोजेंस के यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दिया होगा। देखो कि मिथेनोजेंस में यहाँ पे ये पाया जाता है, कहाँ पे मिथेनोजेंस, ये हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। आप पहले देखते हो आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वॉल। मैं तो पहले ही बोला कि आखिर क्यों ये सर्वाइव क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका जो सेल स्ट्रक्चर है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बहुत अलग है। फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, है कि नहीं बॉस? तो पहले बोलो। अब देखिए यहाँ पे मिथेनोजेंस, ये थोड़ा याद रखना आपके, मिथेनोजेंस कहाँ पे पाया जाता है। मिथेनोजेंस पाया जाता है इन द गट। गट बोलते हैं जो गाय भैंस अगर आप देखे हो गाँव से भी, या कहीं भी गाँव से यार, कहीं भी लोग तो गाय भैंस देखे थे। तो गाय भैंस का जो गट है उसमें जाता है। गट जो आप पूरा देखते हो यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो उसमें सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ, बुफेलो। रूमिनेंट मतलब जो ऐसा बोलते हैं, चलो छोड़ो, देहाती भाषा वाला बात हो जाना। तो आप ये ना याद रखना कि किसमें पाया जाता है, काऊ और बुफेलो में। एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन बायोगैस। तो मीथेन होता है, मीथेन है भाई। तो मीथेन का प्रोडक्शन कौन करता है? मिथेनोजेंस। उसको हम लोग हेल्प करते हैं बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ एनिमल। डंग मतलब होता है गोबर, समझे? देहाती भाषा में बोले तो गोबर गाइज। लेकिन अभी एक मीम्स चल रहा है, वो हम गोबर फेंकने के बहाने हमसे मिला करती थी गाइज, है कि नहीं? तो वही है आपका डंग। फिर आप देखो, तो ये आपका आर्की बैक्टीरिया हो गया। तो आर्की बैक्टीरिया में आपको क्या याद रखना है, कि आर्की बैक्टीरिया में आपको याद रखना है कि थर्मासेडोफाइल किसको बोलते हैं, तो हॉट स्प्रिंग। हैलोफिल्स किसको बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा मतलब एक्सट्रीम साल्टी एरिया में हो। फिर मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस कहाँ पाया जाता है? रोमिनेंट। रोमिनेंट एनिमल में सच एज काऊ है, बफेलो। और उसका प्रोडक्शन करता है मीथेन का। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे यू बैक्टीरिया। ठीक है। तो देर आर थाउजेंड, देर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया। यू का मतलब मैंने पहले बोले यू कैरियोटिक। मैं बोले यू, देखो इस तरीके से था कि यू कैरियोटिक। यू यू कैरियोटिक मतलब कि सिंपल होता है ट्रू। यहाँ पे यू कैरियोटिक मतलब से ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। अब ये देखो यार, यू बैक्टीरिया पहले भी मोनेरा जो है, मोनेरा का जो सेल वॉल ऑलमोस्ट होगा थोड़ा सा रिजिड होगा, मतलब मोनेरा के सेल वॉल अलग अलग होंगे। अभी तो यू बैक्टीरिया, तो आप देखिए कि आर्के बैक्टीरिया का भी सेल वॉल डिफरेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब बहुत इस तरीके से होता है कि जो हार्श कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर पा रहे हो, है कि नहीं? तो आप यू बैक्टीरिया के देखो, तो यू बैक्टीरिया में रिजिड सेल वॉल होंगे। तो ये सारे यू बैक्टीरिया की क्या चीज हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या चीज लिखा हुआ है, एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजलम। तो ये मोटाइल भी होते हैं, मूव करते हैं, इनके पास फ्लैजला होता है। अब इसका है कि द साइनोबैक्टीरिया और रिफर्स टू एज ब्लू ग्रीन। मैं तो पहले बताया कि साइनोबैक्टीरिया क्या चीज, साइनोबैक्टीरिया मतलब, साइनोबैक्टीरिया किसका एग्जांपल है, यू बैक्टीरिया का। ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया आपका हो गया, वो उसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। जिस तरीके से ग्रीन प्लांट के अंदर क्लोरोफिल ए होता है, इधर का साइनोबैक्टीरिया के अंदर होता है। अब इसमें कुछ होते हैं साइनोबैक्टीरिया हो गया मतलब कि क्लोरोफिल से, कुछ होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप।
द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो यूनिसेलर। ये सारी चीजें याद रखना कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, कोलोनियल होते हैं, मतलब बहुत सारे एक जगह पे बहुत सारे होंगे। फिलामेंटस होते हैं, इनके अंदर फिलामेंट होगा जो कि मूव करने में इनको हेल्प करेगा। ये पाए कहाँ पे जाते हैं, यू बैक्टीरिया का ऑलमोस्ट जो पाए जाने वाले कहाँ पे, साइनोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया कहाँ पे होगा, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मैरिन वाटर में भी होते हैं, और टेरेस्ट्रियल एल्गी के पास भी होते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय ए गिलेटेनियस शीथ। ये थोड़ा याद रखना यार, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिलेटेनियस शीथ वहाँ पे आपके पास होगा, चाहे तो साइनोबैक्टीरिया देंगे, नहीं तो यू बैक्टीरिया देंगे, आर्की बैक्टीरिया देंगे तो आप वहाँ पे मार रहे हैं यू बैक्टीरिया। तो दे आर ऑफन फॉर्म ऑफ ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। तो जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन करते हैं, स्पेशलाइज सेल होते हैं इनके पास, यू बैक्टीरिया के पास स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हेट्रोसाइट्स। इनको क्या बोलते हैं भाई, हेट्रोसाइट्स। देखो यहाँ पे है हेट्रोसाइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऊपर देख रहे हो इसमें म्यूक्लियस शीत बना हुआ है जो कि इनके अपर बॉडी पार्ट में होते हैं, सेल वाल के ऊपर होते हैं। अब यहाँ पे हेट्रोसाइट्स का एग्जांपल क्या हो गया, नोस्टैक एनाबेना, ये याद रखना। आप आगे जाके पढ़ोगे जब नोस्टैक एनाबेना एनाबेना के बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे, जब आप ये फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पढ़ोगे तो उसमें एनाबेना के बारे में पढ़ना है जो कि। तो नोस्टॉक और एनाबेना का काम क्या चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम कर रहे होते हैं। इन्हें स्पेशलाइज सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसाइट्स। ये हो गया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक में। अब आ गए हैं भाई साहब हेमियोसिंथेटिक, सॉरी कीमोसिंथेटिक फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये क्या चीज करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्राइट्स एंड अमोनिया आर दे यूज टू रिलीज एटीपी एनर्जी। एटीपी प्रोडक्शन मतलब कि एनर्जी फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझो, फोटोसिंथेटिक था, तो यहाँ पे आप देखो कि दिया हुआ है कि सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये हेट्रोसाइट्स हो गए। अब आता है यहाँ पे केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी होता है। कौन होता है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया होता है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। जिनका काम क्या चाहिए होता है, वो ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। कौन कौन सा, नाइट्राइट्स का, नाइट्रेट्स का, अमोनिया का। और उसके बाद जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी किसके फॉर्म में होता है, एटीपी के प्रोडक्शन, एटीपी के फॉर्म में एटीपी प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो जो आपके कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक हो गए, इनका नाम ही है कीमोसिंथेटिक। कीमियो मतलब सिंपल हो गया ना भाई, केमिकल। तो ये खाना बना भी रहे होंगे तो ये इसमें इनको एनर्जी का प्रोडक्शन ही करवा रहे होंगे, तो केमिकल से करवा रहे होंगे। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉपिक होता है, खुद से खाना बनाते हैं, तो ये इसमें होता है। तो इन्होंने इसमें आप क्या सीखे, देखो आप इसमें समझोगे, थोड़ा सा यहाँ पे पेचीदा बनाता है एनसीईआरटी, बट आप समझ लो। केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो क्या चीज में हेल्प कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, किसका किसका, नाइट्राइट्स, अमोनिया। ठीक है, किस लिए कर रहा है भाई, अगर कोई भी चीज को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हम ऑक्सीडाइजेशन कर रहे हैं उसका, तो खुद एनर्जी बनाने के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए। और यहाँ पे लिखा है कि दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग, अगर इन्होंने ए रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इन सब में। तो आप याद रखना कि यू बैक्टीरिया से क्वेश्चन 3 से 4 बन सकते हैं। यू बैक्टीरिया की फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो हायर प्लांट की तरह क्लोरोफिल होता है। फिर आपके पास आ सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलर होते हैं, क्लोनियस होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, और ये जो जनरली सराउंडेड होते हैं म्यूक्लिनियस शीथ से। इनके पास एक सेल होता है जिसको नाम होता है हेट्रोसाइट्स। वो जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन उसको फिक्सेशन में करते हैं। एग्जांपल कौन सा हो गया उसको, उस तरीका के सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म, उनका एग्जांपल है नोस्टॉक, एनाबेना। फिर आप एक केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप जो कि आपको हेल्प कर रहे होते हैं ऑक्सीडेशन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एज नाइट्रेट्स, इसमें एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। यहाँ तक। अब बात आते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब चीजें देखो, इसमें ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर दो आए, यूकैरियोटिक में, सॉरी यू बैक्टीरिया के अंदर, यू बैक्टीरिया के अंदर आपके पास दो आए, ऑटोट्रॉप एंड हेट्रोट्रॉप। तो हेट्रोट्रॉप, ऑटोट्रॉप के अंदर दो आ गए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप एग्जांपल हो गया साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, केमियोसिंथेटिक एग्जांपल का आपका होगा नोस्टैक, एनाबेना। ये सारे एग्जांपल आपके किसके हो गए, केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। इनके पास एक स्पेशल सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। अब हम लोग देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। अगर कोई बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाया जाता है तो हेट्रोट्रॉपिक, देखो यार
बना बनाया खाना खाने वाले लोग बहुत होते हैं, खाना बनाने बहुत कम लोगों का आता है। ये दुनिया लॉ ऑफ नेचर है। देख लो अपने आसपास में लोग, आप जिसमें लोग अभी पढ़ रहे होगे, हो सकता है उसमें से बहुत कम ही लोग होंगे जिनको खाना बनाने आता होगा। तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको खाना बनाने आता है, ठीक है। खाना बना के परोसा हुआ खाना हर किसी को पसंद है, मेहनत करना कौन चाहता है यार आज के टाइम पे, है कि नहीं दोस्त? तो इतना याद रखना कि हमेशा ऑटोट्रॉपिक चीजें कम होंगी, हेटरोट्रॉपिक चीजें ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो कि हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। अब मेजोरिटी इसमें से बता रहे कि मेजोरिटी क्या होता है, डिकम्पोजर होते हैं। मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। अब एग्जाम्पल में तो आप दही खाते हो, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो ये भी तो बैक्टीरिया है ना उसके अंदर। तो कौन सा बैक्टीरिया भाई? हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूम प्लांट्स रूट्स। एग्जांपल के तौर पे जो मूंग के, जो हम लोग दाल खाते हैं, मूंग मूंग अभी आप फार्मर को देखोगे कि गेहूं के बाद उन्होंने मूंग लगाना होता है, तो मूंग लगा रहे होते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसमें जब मूंग लगाते हैं तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जो सॉइल की, जिसको हम लोग बोलते हैं उपज बढ़ा देता है, सॉइल का उपज बढ़ाता है। तो उसमें हेल्प करते हैं कौन? हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो ये लिग्यूमिन रूट्स में होते हैं, रूट्स के अंदर होते हैं। कुछ पैथोजेंस होते हैं जो बीमार कर सकते हैं आपको, डैमेज ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स, पेट्स। बीमार तो भाई सबके होते हैं ना भाई, बहुत देखोगे कि फसल खराब हो जाता है बहुत का। ह्यूमन बींग्स में भी देखो कि बहुत सारी बीमारियां, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लोरिया, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंसर। तो ये सारे डिजीज हैं जो कि बैक्टीरिया से होते हैं। तो आप देखो कि यू बैक्टीरिया के अंदर हेटरोट्रॉप के अंदर क्या चीज आ रही है? हेटरोट्रॉपिक के अंदर ह्यूमन के लिए कुछ अच्छे हैं, जैसे कार्ड बनाना, मिल्क हो गया, चीज के अंदर हो सकते हैं। आप देखो कि कुछ पैथोजेंस होते हैं जो डैमेज करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, फार्म एनिमल को, पेट्स को, जानवरों को, मतलब इस सबको डैमेज भी करते हैं। तो उनका एग्जाम्पल हो गया क्लोरे, कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, ये सारे एग्जांपल हो गए आपके पास। अब फिर यहाँ पे आप देखो कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। तो ये आप देखो कि भाई बैक्टीरिया फिजन की तरह, इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीका से होता है? फिजन के तरीका से होता है। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। आप एक बात याद रखना, आप कहीं भी जब पढ़ोगे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसमें सिंपल पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट टाइम जो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, जो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये स्पोर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बैक्टीरिया दो तरीका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीजन हो गया, अब वो स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। आप देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या चीज होता है कि एक बैक्टीरिया एडॉप्टिंग प्रिमेटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। भाई मतलब समझो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, अब इसका डीएनए इसके अंदर गया, ठीक है, तो ये अब एक इसी का तरीका प्रोजीनी बनाया यहाँ से, तो एक बन गया। तो इस तरीका से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी आता है। अब एक बहुत अच्छी बात, बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस एरिया से, कि वैसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल है और दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एज कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो क्या है आपका? बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करने वाला कौन सा बैक्टीरिया? माइको माइकोप्लाज्मा। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे जो मिनी माइकोप्लाज्मा होता है पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं एनिमल प्लांट के लिए। तो ये आपका हो गया मोनेरा, खत्म। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, हम पे पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम लोगों को देखना होता है, देखो मैं अभी आपको कहाँ तक पढ़ाऊंगा। आज हम यहीं तक रखने देते हैं हम लोग, किंगडम प्रोटिस्टा अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। बताना कमेंट करके यार कैसा लगा आपको, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताना कमेंट में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।